आज इस वीडियो में हम अष्टक वर्ग के द्वारा विदेश योग को समझने का प्रयास करेंगे। इस अष्टक वर्ग की सहायता से जब आप विदेश संबंधी योग को देखोगे तो इसमें काफी सरलता भी रहेगी और काफी सूक्ष्म दृष्टि से आप इसका आकलन कर पाओगे। निश्चित रूप से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहने वाला है। परंतु इस जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके करेंगे। और यदि आप मुझसे अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के इस सफर की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि अष्टक वर्ग की सहायता से हम विदेश योग को किस प्रकार से देख सकते हैं। जब भी हम कुंडली में विदेश योग को देखते हैं तो कुछ घर कुंडली में ऐसे होते हैं जिनका सीधा सीधा संबंध विदेश से होता है। उनमें सबसे प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है 12वां घर। 12वां घर को हम विदेश की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घर मानते हैं। अब इसमें यदि लगन यानी कि व्यक्ति स्वयं लगन का संबंध यदि 12वें घर से स्थापित हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति विदेश जा सकता है या विदेश जाने की इच्छा रखता है या इसमें विदेश जाने की क्षमता है। तो आप यहाँ 12वें घर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये तुला राशि हमें देखने को मिल रही है। तो अष्टक वर्ग में हमें तुला राशि को देखना है कहाँ पर है। ये रही आपकी तुला राशि। तो अब हमें इस तुला राशि के कॉलम में जाना है और देखना है कि लगन के साथ में संबंध स्थापित हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग संबंध बना है। तो यहाँ लगन लॉर्ड बनता है मार्स। तो मार्स ने यहाँ पर कुल मिलाकर 4 बिंदु दिए हैं। एक मार्स एक मैलेफिक प्लेनेट है और मार्स के पास सिर्फ और सिर्फ जो है 39 पॉइंट्स होते हैं और इन 39 पॉइंट्स में से मार्स यदि 4 पॉइंट देता है तो इसका मतलब ये एक अच्छी स्थिति है, एक बेहतर स्थिति है। और यहाँ पर लगन लॉर्ड ने 12वें घर में 4 बिंदु दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं। तो इसका मतलब ये व्यक्ति विदेश जाने में सक्षम है, ये व्यक्ति विदेश जाने की इच्छा रखता है। परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाएगा ही जाएगा। विदेश जाने का संबंध तब मजबूत होता है जब 12वें घर का संबंध लगन से स्थापित होता है। अब हम इस कुंडली में देखेंगे कि लगन के अंदर ये वृश्चिक राशि है और ये रही आपकी वृश्चिक राशि इस अष्टक वर्ग में। अब इस वृश्चिक राशि के अंदर हमें ये देखना है कि 12वें घर के अधिपति ने कितने बिंदु दिए हैं।
अगर ये 12वें घर का अधिपति लगन में अच्छे बिंदु देता है, अपनी स्ट्रेंथ को बताता है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हर हाल में विदेश जाएगा। तो इस वृश्चिक राशि के अंदर हम देखेंगे कि ये 12वें घर का अधिपति यानी कि शुक्र, वीनस कितने बिंदु देता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीनस ने लगन में 5 बिंदु दिए हैं, यानी कि 12वें घर का लगन से बहुत ही मजबूत संबंध बना हुआ है। यहाँ पर लगन के अंदर 12वें घर के अधिपति ने 5 बिंदु दिए हैं, जो कि काफी अच्छे माने जाएंगे। तो इस आधार पर एक बात तो कंफर्म होगी कि ये व्यक्ति जो है विदेश जाएगा। लगन लॉर्ड ने 12वें घर के अंदर बिंदु दिया तो विदेश जा सकता है, और 12वें घर के अधिपति ने लगन के साथ मजबूत संबंध बनाया तो ये व्यक्ति विदेश जाएगा। ये इतना कंफर्म है। अब यहां विदेश जाने के योग को हम 9th हाउस से भी देख सकते हैं। अब यहां पर आप देख पा रहे कि 9th हाउस में यहां कर्क राशि हमें देखने को मिल रही है। तो हम गए यहां पर कर्क राशि में। कर्क राशि में हमने देखा कि 12वें घर के अधिपति ने कितने बिंदु दिए। तो ये रहा आपका 12वें घर का अधिपति वीनस, और इस वीनस ने यहाँ पर दिए हैं 5 बिंदु। तो यहाँ पर भी ये कंफर्म होता है कि ये नेटिव जो है विदेश जाएगा, क्योंकि 9th हाउस जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को दर्शाता है, और यहाँ पर 12वें घर के अधिपति ने बिंदु ज्यादा दिए हैं। 12वें घर का संबंध यहाँ मजबूत बना हुआ है, इसका मतलब ये व्यक्ति विदेश जाएगा। अब जो है यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि ये व्यक्ति जो है विदेश अगर जाएगा तो वहां पर परमानेंटली सेटल होगा या नहीं। तो इसके लिए हमें जो है 2 घरों को प्रमुख रूप से देखना होता है। 9वें घर का संबंध 12वें घर से यदि मजबूत होता है, या फिर चौथे घर का संबंध 12वें घर से मजबूत होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति विदेश के अंदर परमानेंट सेटल हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9वें घर के अंदर 12वां घर के अधिपति ने 5 बिंदु दिए हैं। तो ये 9वां घर और 12वें घर के बीच में एक मजबूत रिश्ता बन गया। अब हम इसे 12वें घर में भी जाके देख लेते हैं। ये रहा आपका 12वां घर के अंदर, ये रही आपकी तुला राशि, और इस तुला राशि के अंदर हमने देखा कि 9th हाउस का लॉर्ड बनता है यहाँ पर चंद्रमा। तो चंद्रमा ने यहाँ पर 4 बिंदु दिए। 4 बिंदु भी जो है एक एवरेज बिंदु कहलाए जाएंगे, और चंद्रमा के पास में कुल 49 बिंदु होते हैं। 49 के अंदर जो है 4 बिंदु है एक एवरेज स्थिति कहलाई जाएगी। तो इसका मतलब 12वें घर और 9वें घर के अंदर एक संबंध स्थापित हो रहा है। इस लिहाज से हम ये कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है विदेश में परमानेंट सेटल हो सकता है। ये कंडीशन पूरी हुई। इसको हम 4th हाउस से भी देख सकते हैं। जिस तरह से हमने 9th हाउस से इसको चेक किया, इस तरह से हम 4th हाउस से भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 4th हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो होता है सैटर्न। तो यहाँ चौथे घर के अंदर कुंभ राशि आती है, और हम कुंभ राशि के अंदर हमने देखा कि 12वें घर के अधिपति ने कितने बिंदु दिए हैं। यहाँ 12वें घर के अधिपति ने 2 बिंदु दिए हैं, ठीक है ना। और हमने यही बात 12वें घर के अंदर जाके देखी। 12वें घर में तुला राशि का अधिपति यहाँ पर तुला राशि, और तुला राशि के अंदर चौथे घर का अधिपति शनि ने यहाँ पर दिया 3 बिंदु। तो यहाँ पर चौथे घर का संबंध
12वें घर से उतना मजबूत स्थापित नहीं हो रहा है, परंतु जो है 9वें घर का संबंध 12वें घर से क्लियर कट स्थापित हो रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति विदेश के अंदर परमानेंट सेटल हो सकता है। ठीक है ना। ये तो हुई यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की बात। अब यहाँ पर ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है विदेश जा रहा है, इस विदेश जाने के पीछे जो है मतलब क्या है, कौन से पर्पस से जो है विदेश जा रहा है। अगर हम इसको एजुकेशन की दृष्टि से देखना चाहें कि ये व्यक्ति एजुकेशन के लिए विदेश जा पाएगा क्या, तो इसे हम बड़ी सरलता के साथ में देख सकते हैं। एजुकेशन को हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करते हैं। चौथे घर से हम प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं, 5वें घर से हम बैचलर के लिए स्टडी करने को देखते हैं, और 9वें घर से हम हाई लेवल की एजुकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राइमरी एजुकेशन को देखेंगे। प्राइमरी एजुकेशन को देखने के लिए हमें चौथे घर का सहारा लेना पड़ता है। चौथे घर के अंदर यहाँ कुंभ राशि है, तो हमने इस कुंभ राशि के अंदर जाकर देखा कि यहाँ पर 12वें घर के अधिपति ने कितने बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर 12वें घर का अधिपति हो गया आपका वीनस, और वीनस ने यहाँ 2 बिंदु दिए हैं। और यहाँ पर जो चौथे घर का अधिपति है उसने भी 2 बिंदु दिए हैं, परंतु वीनस और सैटर्न, इन 2 बिंदुओं को अगर हम दो ग्रहों के बिंदुओं को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ शनि का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि शनि के पास में कम बिंदु होते हैं, और इन कम बिंदुओं के बावजूद जो है ये शुक्र के बराबर बिंदु है, तो यहाँ पर शनि को ज्यादा वेटेज मिलेगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इसकी प्राइमरी एजुकेशन जो है होमलैंड में ही होगी। अब हम देखते हैं इसकी आगे की पढ़ाई को। तो इसकी आगे की पढ़ाई को हम देखेंगे 5वें घर से। तो 5वें घर के अंदर यहाँ पर आ रही है आपकी मीन राशि, और हमने यहाँ मीन राशि के अंदर जाकर देखा, तो मीन राशि के अंदर यहाँ पर 12वें घर के अधिपति जो कि शुक्र है यहाँ पर 6 बिंदु दे रहा है, और यहाँ पर चौथे घर का अधिपति बनता है ये शनि। तो शनि ने यहाँ पर जो है दिए है 3 बिंदु। यहाँ पर कंपैरिजन करने पर जो है 12वें घर का अधिपति काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर 12वें घर के अधिपति ने चौथे घर से जस्ट डबल पॉइंट्स दिए हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी एजुकेशन के लिए विदेश जाएगा, ये इतना कंफर्म है। अब इसे हम 12वें घर से भी चेक कर सकते हैं। आप 12वें घर में आपकी ये रही तुला राशि, और तुला राशि के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर इस शनि इस बृहस्पति ने कितने बिंदु दिए हैं, तो यहाँ बृहस्पति ने 4 बिंदु दिए हैं। तो 4 बिंदु भी एक एवरेज कहलाए जाएंगे, और यहाँ पर जो है ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि ये व्यक्ति अपनी एजुकेशन के लिए विदेश जाएगा। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, मास्टर के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन को हम 9वें घर से देखते हैं। तो 9वें घर के अंदर आपकी ये रही कर्क राशि, और कर्क राशि के अंदर हमने यहाँ देखा कि 12वें घर के अधिपति ने कितने बिंदु दिए हैं। तो यहाँ 12वें घर के अधिपति ने दिए हैं आपको 3 बिंदु, और चौथे घर के अधिपति यानी कि होमलैंड, चौथे घर के अधिपति शनि ने दिए हैं यहाँ पर 2 बिंदु। तो यहाँ पर 12वें घर के अधिपति यानी कि विदेश में शिक्षण के योग ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीनस ने जो है 3 बिंदु दिए हैं जो कि विदेश से संबंध रखता है, 12वें घर से संबंध रखता है। और यहाँ पर सैटर्न जो कि चौथे घर का अधिपति है, होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर शनि ने दिए 2 बिंदु। तो ये शनि से वीनस के बिंदु यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये नेटिव जो है अपनी मास्टर एजुकेशन
फॉरेन लैंड के अंदर करेगा। तो इस प्रकार से हम जो है ये देख सकते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से ये व्यक्ति एजुकेशन कहाँ लेगा, फॉरेन लैंड में या फिर होमलैंड में। आप इसको 12वें घर के अंदर भी जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। आप 12वें घर के अंदर तुला राशि है और एक तुला राशि के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर 9वें घर के अधिपति ने कितने बिंदु दिए हैं। 9वां घर का अधिपति बनता है मून और यहाँ पर मून ने दिया है 4 बिंदु, जो कि एक अच्छी स्थिति कहलाई जाएगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपनी होमलैंड के अंदर प्राइमरी एजुकेशन लेगा और अपनी बैचलर के लिए स्टडी करने के लिए फॉरेन जाएगा और अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए फॉरेन जाएगा और वहाँ पे इसकी एजुकेशन होगी। तो ये तो हुई एजुकेशन की बात। अब हम जॉब और बिजनेस की नज़रिए से भी इसको देखना चाहेंगे कि ये व्यक्ति जो है वहाँ जाकर जॉब करेगा या बिजनेस, या ये व्यक्ति जॉब करने के लिए विदेश जा सकता है या फिर ये व्यक्ति जो है बिजनेस करने के लिए विदेश जा सकता है। जैसा कि हम सभी को पता है, कुंडली के 6ठे घर से हम जॉब को देखते हैं और 7वें घर से बिजनेस को। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इस नेटिव के अंदर जॉब करने की योग्यताएं ज़्यादा है या फिर बिजनेस की। इतना देख लेने के बाद में हमें ये देखना है कि ये जो व्यक्ति जॉब या बिजनेस दोनों में से किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करता है, जैसे मान लिया जाए कि ये नेटिव जॉब का सिलेक्शन करता है, तो क्या ये नेटिव फॉरेन लैंड में जॉब करेगा या फिर होमलैंड में। तो इस बात का हम सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति जॉब करेगा या बिजनेस, जो भी काम करेगा ये फॉरेन लैंड में करेगा या होमलैंड में। तो हम शुरुआत करते हैं जॉब से। जैसा कि हम सभी को पता है, जॉब को हम कुंडली के 6ठे घर से देखते हैं और यहाँ पर 6ठे घर के अंदर मेष राशि हमें दिखाई दे रही है। तो अष्टक वर्ग में हमें मेष राशि का कॉलम देखना है, तो ये रहा आपका 6ठे राशि 6ठे घर का कॉलम। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस व्यक्ति में जॉब करने की योग्यताएं कितनी है। तो यहाँ 6ठे घर का अधिपति बनता है मंगल। तो यहाँ मंगल की स्ट्रेंथ को हम देखेंगे। मंगल ने यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हैं। मंगल के पास में सबसे कम बिंदु होते हैं शनि के साथ साथ, टोटल 39 बिंदु, जो कि बृहस्पति वीनस से काफ़ी कम होते हैं। तो इस लिहाज से 39 बिंदुओं में से 4 बिंदु अगर मार्स को मिलते हैं तो इसे एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस नेटिव के अंदर जॉब करने की क्षमताएं है। अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये व्यक्ति जॉब करने के अंदर सक्षम है। अब हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति अगर जॉब करता है तो फॉरेन लैंड के अंदर जॉब करेगा या होमलैंड में। तो फॉरेन लैंड को हम कुंडली के 12th हाउस से देखते हैं और होमलैंड को हम कुंडली के 4th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड बनता है वीनस। तो यहाँ हमने वीनस की पोजीशन देखी। वीनस ने यहाँ पर जो है 3 बिंदु दिए हैं और 4th हाउस का लॉर्ड यानी कि होमलैंड शनि ने यहाँ पर जो है 4 बिंदु दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर जॉब करने की क्षमताएं हैं, परंतु यहाँ पर होमलैंड जिसको हम 4थे घर से देखते हैं, 4थे घर के अधिपति ने यहाँ 12वें घर के अधिपति से ज्यादा बिंदु दिए हैं। इसका मतलब इस नेटिव के लिए होमलैंड के अंदर जॉब करना ज्यादा सूटेबल रहेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि इसको कौन सा जॉब, किस प्रकार का जॉब ये व्यक्ति करेगा। इसके लिए हम देखेंगे कि इस छठे घर के अंदर सबसे ज्यादा बिंदु कौन से ग्रह ने दिए हैं, कौन से ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मून, चंद्रमा ने यहाँ पर 6 बिंदु दिए हैं। इसको हम इस तरह से कहेंगे कि इस छठे घर पर चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो ये व्यक्ति चंद्रमा से जुड़ा हुआ कोई काम करेगा, सर्विस करेगा, तो इसको जो है ज्यादा सुटेबल रहेगा। और साथ ही साथ जो है चंद्रमा जो है माँ का भी कारक होता है। तो यहाँ इस व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में माँ का प्रभाव ज्यादा रहेगा, माँ का फोर्स रहेगा कि आप जॉब कीजिए। अब यहाँ हमें ये भी समझ लेना है कि ये व्यक्ति जो जॉब करेगा इसके अंदर धन की प्राप्ति किस प्रकार की होने वाली है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति ने कितने बिंदु दिए हैं। बृहस्पति ने यहाँ पर 5 बिंदु दिए हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये व्यक्ति अगर जॉब करता है तो इसकी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी रहेगी और जॉब के कारण इसकी जो है संचय की स्थिति अच्छी बनेगी, इसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं गेन की, प्रॉफिट की। तो यहाँ पर गेन को हम 11वें घर से देखते हैं और 11वें घर का अधिपति बनता है यहाँ बुध। तो यहाँ बुध ने जो है 4 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब इसकी इनकम के सोर्स भी अच्छे रहने वाले हैं। अब व्यक्ति जॉब करता है तो जॉब के अंदर इसको प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, मान सम्मान कितना मिलेगा, ये हम कुंडली के 10वें घर से देखते हैं, क्योंकि 10वां घर नेम और फेम का होता है। तो 10वें घर के अधिपति ने यहाँ 3 बिंदु दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है जॉब करेगा परंतु नाम, इज्जत और शोहरत के पीछे ज्यादा नहीं भागेगा और सिर्फ जो है अपना काम करता चले जाए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य ने 3 बिंदु दिए हैं जो अपेक्षाकृत काफी थोड़े कम नजर आ रहे हैं। अब जॉब के अंदर हम परेशानियों को भी देख सकते हैं। परेशानियों को हम 8वें घर से देखते हैं और 8वें घर का अधिपति यहाँ बुध बनता है और बुध को हम यहाँ देखेंगे कि 4 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर जॉब करते समय व्यक्ति को थोड़ी बहुत परेशानी भी आ सकती है, जिसका व्यक्ति को समाधान ढूंढना होगा। तो ये रही हमारी छठे घर की बात। अब हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम 12वें घर में जाके देख सकते हैं। 12वें घर के अंदर यहाँ तुला राशि है और तुला राशि के अंदर हम जाके देखते हैं कि छठे घर के अधिपति की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर छठे घर का अधिपति बनता है मंगल और यहाँ मंगल ने दिए हैं कुल मिलाकर 4 बिंदु। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति फॉरेन के अंदर जाकर भी जॉब कर सकता है, क्योंकि छठे घर के अंदर हमें ये देखने मिला कि 12वें घर के अधिपति ने 3 बिंदु दिए हैं, परंतु यहाँ 12वें घर के अंदर हमने छठे घर के अधिपति के बिंदु देखे तो 4 बिंदु देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये व्यक्ति जो है फॉरेन के अंदर भी जॉब कर सकता है। ठीक है। अब इसकी जो है स्थिति हमें दोनों को कंपेयर करने के बाद में क्लियर होंगी कि इस नेटिव के लिए जॉब ज्यादा ठीक रहेगा या बिजनेस, या फॉरेन लैंड के अंदर ठीक रहेगा या फिर होम लैंड के अंदर। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे दोनों को कंपेयर करने के बाद में। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस की। जैसा कि हम सभी को पता है इंडिविजुअल बिजनेस को हम कुंडली के 7वें घर से देखते हैं और 7वें घर में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वृषभ राशि। तो हम यहाँ अष्टक वर्ग में गए इस वृषभ राशि के कॉलम में और हमने देखा कि 7वें घर के अधिपति यानी कि शुक्र ने कितने बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर हमें शुक्र के 5 बिंदु दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो 5 बिंदु जो है काफी अच्छे माने जाएंगे और
इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस करने की योग्यताएं रखता है, बिजनेस करने के अंदर सक्षम है। अब हम ये देखेंगे कि बिजनेस ये होमलैंड में करेगा या फिर फॉरेन लैंड में। तो यहाँ पर 12th हाउस को हम फॉरेन लैंड से देखते हैं, तो 12th हाउस का लॉर्ड यहाँ बनता है वीनस। वीनस ने यहाँ पर दिए हैं 5 बिंदु, और होमलैंड को हम देखते हैं कुंडली के 4th हाउस से, और 4th हाउस का लॉर्ड बनता है यहाँ पर सैटर्न। तो यहाँ सैटर्न ने दिए हैं यहाँ पर 2 बिंदु। तो यहाँ पर ये स्थिति क्लियर होती हुई नजर आ रही है। पहली बात, ये व्यक्ति बिजनेस करने में सक्षम है, और दूसरी बात, ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो ये फॉरेन लैंड के अंदर बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करेगा, फॉरेन लैंड के अंदर इसका बिजनेस ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद में हम ये देखेंगे कि किस टाइप का बिजनेस जो है कर सकता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह का प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बृहस्पति को 6 पॉइंट मिले हुए हैं। तो इसका मतलब इस नेटिव के बिजनेस में इस बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो भी बिजनेस करेगा वो बृहस्पति से संबंधित होगा, बृहस्पति के कारकत्व से संबंधित होता है, हो सकता है, या फिर बृहस्पति दूसरा घर और 5वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरे और 5वें घर से संबंधित कोई काम ये व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस नेटिव के बिजनेस कार्यकाल के दौरान इसको नेम और फेम कितना मिलेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नेम और फेम को हम कुंडली के 10वें घर से देखते हैं, और 10वें घर का अधिपति सन सूर्य ने यहाँ पर 4 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर 10वें घर के दिए हुए बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो भी काम करेगा इसको नेम और फेम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। इसी तरह से हम बिजनेस करने के बाद सबसे पहली जरूरत होती है फाइनेंस की, पैसे की, धन की, इनकम की। तो इस व्यक्ति का इनकम सोर्स कैसा रहेगा ये देखने के लिए हम कुंडली के 11वें घर से इसकी स्टडी करेंगे। 11वां घर का अधिपति बनता है मरकरी, बुध। तो यहाँ बुध ने कुल मिलाकर जो है 4 बिंदु दिए हैं। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो इसकी फाइनेंस की स्थिति भी जो है अच्छी रहेगी, इसकी इनकम ऑफ सोर्स जो है ठीक रहेगा। अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पर 2nd हाउस से हम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखते हैं, वेल्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है बृहस्पति, और बृहस्पति ने यहाँ पर दिए हैं 6 बिंदु। बहुत अच्छी स्थिति कहलाई जाएगी। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो इसकी जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि बृहस्पति जो 2nd लॉर्ड है उसने यहाँ पर मजबूत स्थिति दिखाई है इस 7वें घर के अंदर। अब यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस करता है तो इसको जो है परेशानियां कितनी आएंगी। और जैसा कि हम सभी को पता है, परेशानियों को हम कुंडली के 8वें घर से देखते हैं। 8वें घर का अधिपति बनता है यहाँ पर मंगल। तो मंगल ने यहाँ पर दिए हैं कुल बुध ने यहाँ पर दिए हैं कुल 4 बिंदु। तो ये कोई इतनी बुरी स्थिति नहीं है कि इसको जो है फेस नहीं किया जा सके। 4 बिंदु एक एवरेज माना जाएगा, और बुध के पास में टोटल 54 बिंदु होते हैं, इसलिए से जो है 4 बिंदु एक एवरेज से भी थोड़ा कम ही कहलाया जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर बुध के 4 बिंदु उतनी ज्यादा नहीं कहे जा सकते। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी परेशानी होगी उसको ओवरकम करने के अंदर व्यक्ति जो है काफी सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर 7th लॉर्ड ने जो है 5 बिंदु दिए हुए हैं। तो इस आधार पर जो है हम इस नेटिव के जॉब और बिजनेस दोनों को चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो चंद्रमा होता है वो ये बताता है कि इस व्यक्ति का जो है मन कितना लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस की,
तो बिजनेस के अंदर चंद्रमा ने यहाँ पर जो है 5 बिंदु दिए हैं, तो इसका मतलब इस व्यक्ति का बिजनेस के अंदर काफी मन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर चंद्रमा जो है 9वें घर का अधिपति है। 9वें घर से हम अवसर को देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, लक को देखते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति का लक फैक्टर भी अच्छा रहेगा, व्यक्ति को काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो जॉब और बिजनेस दोनों को हमने देखा। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा बिजनेस का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 लॉर्ड मार्स ने जो है यहाँ पर छठे घर के अंदर 4 बिंदु दिए हैं, और 7वें घर के अंदर 7th लॉर्ड वीनस ने यहाँ पर जो है 5 बिंदु दिए हैं। इस लिहाज से जो है यहाँ पर बिजनेस का पलड़ा थोड़ा भारी ज्यादा नजर आ रहा है। अब हम 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस से हम मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत आदि का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर 10th हाउस में यहाँ पर सिंह राशि हमें देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ अष्टक वर्ग में सिंह राशि को देखेंगे, और इस सिंह राशि में 12th लॉर्ड वीनस है, और इस वीनस ने यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं, जो कि फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर होमलैंड के लिए हम 4th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे, जो कि सैटर्न है, और इस सैटर्न ने भी यहाँ पर 3 बिंदु ही दिए हैं। इसका मतलब है कि इस नेटिव को फॉरेन लैंड और होमलैंड दोनों के अंदर जो है 3-3 पॉइंट मिले हैं, परंतु यहाँ पर सैटर्न के 3 पॉइंट की वेटेज कुछ ज्यादा है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नेटिव अगर होमलैंड के अंदर काम करता है तो इसको शोहरत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ सोर्स की। जैसा कि हम सभी को पता है, इनकम ऑफ सोर्स को हम कुंडली के 11वें घर से देखते हैं, और 11वें घर में ये कन्या राशि है, और इस कन्या राशि को हम इस अष्टक वर्ग में देखेंगे। ये रही आपकी कन्या राशि, और इस कन्या राशि में हम 12th लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे। तो यहाँ पर 12th लॉर्ड वीनस है, और इस वीनस ने 8 में से 8 पॉइंट दिए, यानी कि मैक्सिमम पॉइंट है। और यहाँ पर होमलैंड को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस का लॉर्ड। इस 4th हाउस का लॉर्ड होता है ये सैटर्न, और सैटर्न ने यहाँ पर 5 पॉइंट दिए। 5 पॉइंट भी हमें सैटर्न के द्वारा मिले हुए हैं, और 5 पॉइंट को हम बहुत अच्छा कहेंगे। परंतु अगर हम इस 12th लॉर्ड से कंपैरिजन करें तो काफी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीनस को यहाँ पर 8 में से 8 पॉइंट मिले। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है फॉरेन में अगर काम करता है तो इसकी इनकम ऑफ सोर्स काफी ज्यादा रहेंगी, जो कि एक बहुत ही शानदार स्थिति बनती है, और इससे काफी इच्छाओं की पूर्तियां होती हुई नजर यहाँ आ सकती है। और उसका सोशल सर्किल भी जो है फॉरेन लैंड के अंदर काफी अच्छा बना हुआ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली 12th हाउस की। तो यहाँ पर 12th हाउस के अंदर ये तुला राशि है, और इस तुला राशि को हम यहाँ देखेंगे कुंडली के अंदर अष्टक वर्ग में, और इस अष्टक वर्ग में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट कौन कौन से ग्रहों ने दिए। तो यहाँ पर हमें देखने में पता चलता है कि 6 बिंदु यहाँ सूर्य के द्वारा मिले हुए, और 6 बिंदु ही यहाँ पर मरकरी को मिले। तो सूर्य यहाँ पर 10th लॉर्ड है, और 10th लॉर्ड को यहाँ पर 6 बिंदु मिलने का अर्थ है कि इस नेटिव को फॉरेन लैंड के अंदर काफी मान सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, काफी ख्याति इसे मिलेगी। और यहाँ मरकरी ने भी 6 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ मरकरी यहाँ पर आप देखिए 8th लॉर्ड भी है और 11th लॉर्ड भी है।
परंतु यहाँ पर मरकरी की मूल त्रिकोण राशि जो है वो 11th हाउस में है। तो 11th हाउस के लॉर्ड ने 6 बिंदु दिए हैं। इसका मतलब फॉरेन लैंड में इस नेटिव की इनकम ऑफ सोर्स काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो यहाँ पर हमने जो है मैक्सिमम पॉइंट की यहाँ पर बात की। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि चंद्रमा की। चंद्रमा ने यहाँ पर जो है 4 बिंदु दिए हैं और चंद्रमा यहाँ 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो 9th हाउस के लॉर्ड के द्वारा 4 बिंदु दिए जाना इस बात का प्रतीक है कि इस व्यक्ति को फॉरेन लैंड में अवसर मिलेंगे, ठीक है ना। और अब यहाँ पर मार्स के बिंदुओं को हम देख लेते हैं। मार्स इस बर्थ चार्ट के अंदर 6 लॉर्ड है और ये लगन लॉर्ड भी है। तो ये लगन लॉर्ड को 4 बिंदु मिलना का मतलब है ये अपनी आइडेंटिटी को फॉरेन लैंड के अंदर प्रूव करेगा। और साथ साथ जो है ये 6 लॉर्ड भी है, तो अपनी सर्विस के द्वारा ये काफ़ी नाम, इज्जत और शोहरत हासिल करेगा, ठीक है ना। और यहाँ जुपिटर को देखिए। जुपिटर ने यहाँ पर 4 बिंदु दिए हैं और जुपिटर इस बर्थ चार्ट में 2nd लॉर्ड है और ये 5th लॉर्ड है। 2nd लॉर्ड होने के कारण हम कह सकते हैं कि इसकी जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ फॉरेन लैंड में काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं वीनस और सैटर्न की। तो 12th लॉर्ड ने यहाँ 12th हाउस के अंदर 2 बिंदु दिए हैं और फॉरेन ये जो होमलैंड है इसका जो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, 4th हाउस का लॉर्ड है। इस सैटर्न ने यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ 12th लॉर्ड से भी ज़्यादा बिंदु यहाँ 4th लॉर्ड ने दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति जो है अगर फॉरेन लैंड जाता है तो यहाँ पर इसको होमलैंड की जो मेमोरीज वगैरह है या फिर होमलैंड में जो है काम करने की जो है हमेशा इच्छा बनी भी रहेगी, अपनी इच्छा को मार नहीं सकेगा। तो ये 3 बिंदु इस तरफ इशारा करते हैं कि ये व्यक्ति फॉरेन लैंड में काम करेगा परंतु कभी भी जो है ये इंडिया से दूर नहीं हो पाएगा, अपने वतन से दूर नहीं हो पाएगा, अपने होमलैंड से कभी भी दूर नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से विदेश योग को समझने का हमने प्रयास किया। कुंडली के सभी घरों का हमने अध्ययन करके उसका आकलन किया कि किस प्रकार से कोई नेटिव जो है विदेश जा सकता है या फिर विदेश में किस प्रकार से सेटल हो सकता है। उसके लिए हमने कुंडली के 12th हाउस को समझा, लगन को समझा, 9th हाउस को समझा, 4th हाउस को समझा और व्यक्ति कौन से पर्पस के लिए विदेश जाने वाला है, एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए। तो अगर व्यक्ति एजुकेशन के लिए जाना चाहता है तो हमने 4th हाउस को, 5th हाउस को और 9th हाउस को समझने का प्रयास किया। और साथ ही साथ जो है अगर व्यक्ति बिजनेस या जॉब के लिए जाना चाहता है, अपने करियर को सेटल करने के लिए जाना चाहता है, तो वो विदेश में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, तो वो जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, इस बात को भी हमने समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ व्यक्ति की जो है इनकम ऑफ सोर्स विदेश के अंदर किस प्रकार की रहने वाली है, व्यक्ति का जो है फाइनेंशियल स्टेटस किस प्रकार का रहने वाला है, विदेश में व्यक्ति को नाम, इज्जत और शोहरत कितनी मिलेगी, विदेश में उसको किस प्रकार की तकलीफें आ सकती है, विदेश में उसका मन लगेगा या नहीं लगेगा, होमलैंड से उसका लगाव कितना रहेगा, इन सभी बातों के बारे में हमने डिटेल से जानने और समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो इसे आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मैं इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लगातार लेके आते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।